नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती आज देश भर में हो रहा है। कई कार्यक्रमों का आयोजन। नई दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर होने वाले इस सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल होंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भी दी जाएगी श्रद्धांजलि। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे लखनऊ का दौरा। उनके जीवन और आदर्शों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण। एक जनसभा को करेंगे संबोधित। परिसर में है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं। लगभग 98,000 वर्ग फुट में फैला और कमल के आकार में बना एक संग्रहालय परिसर का मुख्य आकर्षण। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से नशीली दवाओं को ना और खेलों को हां कहने का किया आह्वान। आगरा में तीसरे सांसद खेल महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। बोले, खेल अनुशासन, चरित्र और राष्ट्रीय शक्ति का करते हैं निर्माण। पंडित मदन मोहन मालवीय की संपूर्ण रचनाओं की दूसरी और अंतिम श्रृंखला का विमोचन आज। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे समारोह में मुख्य अतिथि। नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। और दिल्ली मेट्रो का होगा विस्तार। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 12,015 करोड़ रुपए की लागत वाले दिल्ली मेट्रो के चरण 5A को मिली मंजूरी। आर के आश्रम से इंद्रप्रस्थ, एयरोसिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक बनेंगे 3 मेट्रो कॉरिडोर। 16 किलोमीटर के इस प्रस्तावित विस्तार से मेट्रो लाइन से जुड़ेंगे 13 नए मेट्रो स्टेशंस। और आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है। इस अवसर पर देश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज सुबह 9 बजे अटल जी की समाधि स्थल सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन होगा। इस अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष शिरकत करेंगे, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर लगभग 2:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की यादों को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में शाम लगभग 6 बजे सुशासन दिवस समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष शामिल होंगे। मदन मोहन मालवीय की भी आज जयंती है। इस अवसर पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की याद में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर सुबह 10:30 बजे पुष्पांजलि कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे देश भर से चुनिंदा 36 बच्चे अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय पर अपने विचार रखेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर देश को एक नया ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। ये प्रेरणा स्थल का निर्माण देश की महान विभूतियों की विरासत को सम्मान देने की सोच से किया गया है। ये स्थल अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, विचारों और देश के लिए उनके योगदान को समर्पित है। प्रधानमंत्री आज दोपहर करीब 2:30 बजे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 230 करोड़ रुपए की लागत से बना ये परिसर लगभग 65 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इसे एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया गया है, जो आने वाली पीढ़ियों को नेतृत्व, राष्ट्र सेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रेरणा देगा। इस परिसर की खास बात यह है कि यहाँ स्थापित 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं हैं। इनमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं शामिल हैं, जो भारतीय राजनीति और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दर्शाती हैं। यहाँ बना अत्याधुनिक संग्रहालय भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेगा। कमल के फूल के आकार में बने संग्रहालय का क्षेत्रफल करीब 98,000 वर्ग फुट है। इसमें आधुनिक डिजिटल और इमर्सिव तकनीक के जरिए देश की राष्ट्रीय यात्रा
और इन नेताओं के विचारों को दिखाया गया है। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सांसद प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का बुधवार को उपराष्ट्रपति इनक्लेव नई दिल्ली में विमोचन किया। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल के दौरान आर्थिक क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों पर आधारित है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों के कारण आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से लागू गवर्नेंस सुधारों के चलते भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। He is a great believer. That confidence only make you to move further. Anything you want to achieve in your life, you have to believe in it. And Modi ji is a strong believer that India can come up. That is the reason why from nowhere we have become the 5th largest economy and 4th largest economy, and we are moving towards the 3rd largest economy. Under the leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the nation has moved decisively towards structural reforms that emphasize transparency, efficiency and inclusion. Any development that also should be inclusive of the society, the inclusive of entire society. In 2014, we just started, but we have achieved a lot now. But whether this achievement is sufficient, that is not. That is the will of the Modi ji. By 2047, we should become the superpower of the globe. We must achieve the #1 position economically. That is what is we call, Modi ji has called that Viksit Bharat by 2047. The book highlights the structural reforms led by Prime Minister Modi ji, from GST and insolvency law to digital governance and transparent banking systems. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा में आयोजित 30वें संसद खेल महोत्सव के मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। यह आयोजन युवा खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की उत्साहजनक भागीदारी से जमीनी स्तर की बढ़ती खेल संस्कृति को दर्शाता है। संसद खेल महोत्सव को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि खेल नशा मुक्त भारत के निर्माण में सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। उन्होंने युवाओं से नशीली दवाओं को ना कहने और खेलों को हाँ कहने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि स्वस्थ और सक्रिय युवा ही एक मजबूत राष्ट्र का आधार हैं। The nation today stands as a defining movement. With the world's largest youth population, India's future depends on how well we channel the energy, creativity, and the determination of our young people. Nowadays, at a time when the society faces the serious challenge of drug abuse, especially among the youth, sports emerges one of the most powerful tools for building a drug-free India. A healthy mind engaged in sports has no time for addiction. Physical activity builds confidence, focus, and self-control, the strongest defenses against drugs. My humble request to all the young people, the youth of India, that please say no to drugs and say yes to sports. A drug-free youth society is the foundation of a strong and developed nation. राष्ट्रपति ने बच्चों और युवाओं को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया, अभिभावकों और शिक्षकों का आह्वान किया और चरित्र निर्माण और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने संतुलित शिक्षा प्रणाली का पक्ष रखा जो शिक्षा और खेल दोनों को समान महत्व देती हैं। India's ancient wisdom has always been emphasized the harmony of mind and body. Sports are not merely competitive activities. They are instruments in character building. They teach discipline, perseverance, teamwork,
and respect for rules, values that are essential for both individual success and nation building. Under the Pradhan Mantri, our Narendra Modi ji, over the last 11 years, India has witnessed a structural transformation of its sports ecosystem. Under his leadership, the initiatives such as Khelo India, Fit India movement and support for indigenous sports reflects a holistic vision for national development. I urge all our young athletes to pursue sports not only as competition but as a way of life. और केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर वासियों को एक नए साल का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी। बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के फेज 5A के तहत 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इसमें 13 नए मेट्रो स्टेशन बनाए गए। उन्होंने कहा कि इसके तहत 16 किलोमीटर लंबी नई लाइन बिछाई जाएगी, जिसके लिए 12,015 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हम सब जानते हैं दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली में किस तरह से सभी निवासियों का और दिल्ली में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को एक बहुत ही अच्छे से ईज ऑफ लिविंग वाले फैक्टर से दिल्ली मेट्रो ने एक बड़ा चेंज किया, बड़ा परिवर्तन किया है। और इसमें एक नया चैप्टर जुड़ेगा दिल्ली मेट्रो के एक्सपेंशन से। उसके लिए आज 12,015 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। 2014 में जहां केवल 5 शहरों में मेट्रो थी, अब 26 शहरों में मेट्रो है, 5 गुना बढ़ गई। 248 किलोमीटर थी मात्र, वहां पे 1090 किलोमीटर आज मेट्रो है देश में। 3rd लार्जेस्ट नेटवर्क बन गया है भारत, और बहुत जल्दी 2nd लार्जेस्ट बन जाएगा। एवरेज डेली राइडरशिप 4 गुना बढ़ी है। जहां करीब 28 लाख होती थी, वहां 1 करोड़ 15 लाख तक पहुंच चुकी। आज जो अप्रूवल हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फेज 5A कहा जाएगा। 13 स्टेशन इसमें बनेंगे, 10 अंडरग्राउंड एंड 3 एलिवेटेड स्टेशन। नई लाइन इसमें बनेगी 16 किलोमीटर्स, and the total investment will be 12,015 crore. With this, Delhi Metro network will cross 400 kilometers. ये जो 3 आज कॉरिडोर्स अप्रूव हुए हैं, आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ 9.9 kilometers at an investment of 9,570 crores. Aerocity to Airport Terminal 1 2.3 kilometers 1,419 crores. तुगलकाबाद to कालिंदी कुंज 3.9 kilometers 1,024 करोड़ रुपीस। इस एक्सपेंशन से दिल्ली में 33,000 टन्स CO2 एमिशन एवरी ईयर विल बी सेव्ड। आपके सामने पूरी डिटेल एयरपोर्ट, पोर्ट्स, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, हाउसिंग, हाइड्रो पावर और रोपवेज, करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन सब में जा रहा है, जिससे कि हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, हमारे लो इनकम फैमिलीज के लिए एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट उन सबकी लाइफ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो के लिए 3 नए कॉरिडोर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मिला बड़ा बढ़ावा। दिल्ली मेट्रो के चरण 5A परियोजना के तहत 3 नए कॉरिडोर के लिए कैबिनेट की मंजूरी से हमारी राजधानी के मेट्रो नेटवर्क का विस्तार होगा, जिससे जीवन की सुगमता बढ़ेगी और भीड़-भाड़ कम होगी। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है। हरियाणा के पंचकुला में कृषकों द्वारा आयोजित मेगा सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हाल के वर्षों में कृषि बजट बढ़ाकर 1,27,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार पशुपालकों के हित में काम कर रही है, क्योंकि कृषि और पशुपालन से अनेक लोगों को रोजगार मिला है।
उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों को सहकारी समितियों से जोड़कर 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन करके एक नया मंच प्रदान किया। मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम किया है। सबसे ज्यादा रोजगारी अगर कोई 2 सेक्टर से निर्मित होती है तो कृषि और पशुपालन से होती है, मगर कृषि और पशुपालन के साथ कोऑपरेटिव को जोड़ते हैं तो ये 125 करोड़ लोगों को रोजगारी के साथ समृद्ध बनाने का काम भी एक कोऑपरेटिव कर सकता है। अभी मैं यहां आया था एक डेयरी प्लांट के लोकार्पण। हमारे पशुपालक सुबह 3 बजे से बहनें पशुपालन के काम से लगती है और शाम को 7 बजे तक पशु के पीछे पूरा दिन जाता है। अगर वही दूध गांव की दुकान में अगर वो बेचते हैं तो उनको मिलने वाला पैसा और कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से मिलने वाले पैसे में 70% का अंतर है, 70% का अंतर है। ये जो मुनाफा है वो पशुपालन के लिए मेहनत करने वाली मां का है, बेटी का है, मगर उसके पास पूंजी नहीं है। वो दूध को पेस्चुराइज कर कर दिल्ली के बाजार में बेचने के लिए पूंजी नहीं है, कौशल भी नहीं है। उसका दही बनाकर, इसका चीज, पनीर, बटर बनाकर बेचने का कौवत नहीं है। मगर कोऑपरेटिव एक सेक्टर है जहां पर वो सिर्फ दूध देकर आती है और कोऑपरेटिव माध्यम से सिर्फ 100 रुपया ये माताओं ने भरा है। और गुजरात में आज अमूल 36 लाख बहनों को 90,000 करोड़ रुपया हर साल वितरित करती है। इतने ही दूध को अगर हम बाजार में बेच देते हैं, बाजार मूल्य से बेचते हैं, तो वो 12,000 करोड़ में बिकता है। अबे 12,000 करोड़ और 90,000 करोड़ का जो अंतर है वो कोऑपरेटिव है। इसी के लिए कहते हैं कि पशुपालन, कृषि और कोऑपरेटिव तीनों को मिलाया जाए तो सहकार से समृद्धि का सृजन हो सकता है। हमने कृषि और पशुपालन को हमेशा रोजगारी की दृष्टि से देखा है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर एक नया मंत्र दिया, सहकार से समृद्धि। अब रोजगार के साथ साथ समृद्धि को भी जोड़ने का काम किया है। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर पंचकूला को एक ऐतिहासिक सौगात मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को एमसीडी सेक्टर 1 स्थित अटल पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की 41 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भव्य अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने राज्य भर में 250 अटल लाइब्रेरियों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इन लाइब्रेरियों का उद्देश्य युवाओं में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना और डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। रिक्रूट बेसिक कोर्स के 93वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि वाजपेयी जन्म से ही देशभक्त थे, एक सक्षम प्रशासक थे और दिल से कवि थे, लेकिन जब देश की सुरक्षा और प्रगति की बात आती थी तो वे बहुत अधिक दृढ़ और अडिग थे। गाता हूँ टूटे हुए तारों से टूटेगा संती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रे एक आता गीत नया गाता, गीत नया गाता। इसका अंत में टूटे हुए सपने की सुने कौन इसकी, टूटे हुए सपने की सुने
मैं कौन किसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं गीत नया गाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का शुभारंभ करेंगे। पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश ने तेजी से अपना इंडस्ट्रियल प्रोफाइल बदला है। अब प्रदेश इंडस्ट्रियल हब बनने की राह पर अग्रसर है। इसी कड़ी में 25 दिसंबर को ग्वालियर में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस समिट में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों की परियोजनाओं का भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और नई औद्योगिक इकाइयों को जमीन व लेटर ऑफ इंटेंट दिए जाएंगे। गोदरेज इंडस्ट्रीज, ग्रीनको, वर्धमान ग्रुप, जेके टायर, डाबर और बीपीसीएल जैसे बड़े इंडस्ट्रियल प्लेयर्स भी इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनेंगे। मध्य प्रदेश सरकार का विजन साफ है, ज्यादा निवेश, ज्यादा फैक्ट्रियां और ज्यादा रोजगार। निवेश से रोजगार, अटल संकल्प, उज्जवल मध्य प्रदेश। इस थीम पर आधारित ये कॉन्क्लेव मात्र एक इवेंट नहीं है, बल्कि प्रमाण है कि मध्य प्रदेश सरकार इंडस्ट्रियल ग्रोथ को पेपर से जमीन तक लेकर जा रही है। मध्य प्रदेश, पॉलिसी ऑन पेपर, प्रोग्रेस ऑन ग्राउंड। केंद्र ने राज्यों को अरावली पर्वतमाला में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। ये दिल्ली से गुजरात तक फैली संपूर्ण अरावली पर्वतमाला को अवैध खनन से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये प्रतिबंध संपूर्ण अरावली भूभाग पर समान रूप से लागू होता है और इसका उद्देश्य अरावली की अखंडता को बनाए रखना है। इन निर्देशों का उद्देश्य गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में अरावली पर्वतमाला की रक्षा करना और सभी अनियमित खनन गतिविधियों पर रोक लगाना है। मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को संपूर्ण अरावली में अतिरिक्त क्षेत्रों और जोन की पहचान करने का भी निर्देश दिया है जहां खनन प्रतिबंधित होना चाहिए। केंद्र सरकार ने ये भी निर्देश दिया कि पहले से ही चालू खदानों के लिए संबंधित राज्य सरकारें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप पर्यावरण की सुरक्षा के सभी उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में विदेशों में हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ की गई बर्बरता की घटनाओं की कड़ी निंदा की है। भारत ने बुधवार को थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष में एक हिंदू देवता की मूर्ति तोड़े जाने पर चिंता जताई। भारत ने कहा कि इस तरह के अपमानजनक कृत्य से दुनिया भर में श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं। साथ ही भारत ने थाईलैंड और कंबोडिया से अपने सीमा विवाद को बातचीत व कूटनीति के जरिए सुलझाने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने हाल के समय में बनाई गई एक हिंदू देवता की मूर्ति को तोड़े जाने की खबरें देखी जो कि थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद से प्रभावित एक क्षेत्र में स्थित थी। उन्होंने कहा कि हिंदू और बौद्ध देवताओं को पूरे क्षेत्र में लोगों की जो गहरी श्रद्धा और भक्ति है वो उसे पूजते हैं और ये हमारी साझा सभ्यगत विरासत का हिस्सा है। भारत के महान राजनेता, कवि और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है। वे अपने ओजस्वी भाषण, सरल व्यक्तित्व और राष्ट्रहित की नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं उनसे जुड़े एक खास वीडियो के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर के एक साधारण परिवार में जन्मे एक असाधारण बालक अटल बिहारी वाजपेयी जी बचपन से ही मुखर और मेधावी छात्र रहे। युवावस्था से ही राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित उन्होंने सदा के लिए देश सेवा का मार्ग चुन लिया। (1957) में पहली बार सांसद बने वाजपेयी जी एक कुशल वक्ता और जिम्मेदार नेता थे। 4 दशकों तक विभिन्न राजनैतिक भूमिकाएं निभाने के पश्चात जब वे प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए तो उन्होंने सुशासन को अपनी राजनीति की नींव बनाया।
नदियों को आपस में जोड़ना हो, नई टेलीकॉम पॉलिसी हो या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का निर्माण, वाजपेयी जी ने भारत को उन्नति और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। विदेशी दबाव की परवाह न करते हुए डंके की चोट पर पोखरण में परमाणु परीक्षण किए और देश का मान बढ़ाया। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. उनके नेतृत्व में ही भारत ने कारगिल युद्ध के दौरान पराक्रम की नई परिभाषा लिखी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शिता और भारत के विकास में उनके योगदान को अविस्मरणीय बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, बल्कि लगातार अपने कर्मों की श्रद्धांजलि भी उन्हें अर्पित कर रहे हैं। वो एक जननायक, प्रखर वक्ता, ओजस्वी कवि, पत्रकार, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी और सबसे बढ़कर मां भारती के सच्चे सपूत थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के गुड गवर्नेंस के एजेंडा को निरंतर आगे बढ़ाया है और आज देश अटल जी के जन्म दिवस को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मना रहा है। भारत के अमर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर उन्हें संपूर्ण भारत की ओर से कोटि कोटि नमन।